मतलब नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने तरीके हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है इन मेथड्स को याद रखने का, इफ़ वी रिमेंबर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको सिखाया बेटा मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और उसके 3 फेजेस आपको सिखाए हैं। पहला प्रोडक्शन फेज, जहाँ पर फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके फाइनल गुड्स और सर्विसेज को डेवलप किया जाता है और इन रिटर्न हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम दी जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इस वजह से सेकेंड फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज या इनकम जनरेशन फेज भी कहते हैं। जब हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम जनरेट होती है या फैक्टर इनकम जनरेट होती है, देन दे यूजेस दिस फैक्टर इनकम फॉर बाइंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उन गुड्स को खरीदने के लिए वो इस फैक्टर इनकम को खर्च करना स्टार्ट करते हैं। जिस वजह से अब खर्च कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो इसे रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, जो सेलर्स होंगे या जो प्रोड्यूसर्स होंगे। तो खर्च करने की वजह से someone is receiving the expenditure amount. That's why the third phase is came to be known as expenditure phase. अब प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स ने उसे रिसीव किया है, तब हम कह सकते हैं कि उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हुआ है। तो वो इस अमाउंट का अब करेंगे क्या? वो इस अमाउंट को यूज करेंगे फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो उन्होंने पहले मैन्युफैक्चर किया था वो तो कंज्यूम हो चुका है। हाउस होल्ड सेक्टर ने उसके ऊपर खर्चा करके उसे यूज अप कर दिया है, कंज्यूम कर लिया है। नाउ द डिमांड ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज अगेन जनरेटेड, यानी कि वापस से नए सिरे से फाइनल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जनरेट हो गई। इसलिए एक्सपेंडिचर वाली फेज में जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ, जो हाउस होल्ड ने खर्च किया और हमने रिसीव किया, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स ने, वो उस पैसे का इस्तेमाल फर्दर करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट्स व्हाई द एक्सपेंडिचर फेज इज अगेन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फेज, एंड at last we can say that all the 3 phases are interconnected, that is the production phase, distribution or income phase and the expenditure phase, and we can say that it has neither any start nor any end, यानी कि इसके लिए पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर इसका एंड हो रहा है। इसीलिए इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। सर्कुलर का मतलब ये होता है, सर्किल में हम कह नहीं सकते कि ये सर्किल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। उसी बात को, यानी कि इस टॉपिक को वापस से मैंने क्यों रिवाइज किया आप लोगों के लिए, क्योंकि यहीं से मुझे नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये तीनों मेथड्स और कुछ नहीं है, वही 3 फेजेस के नाम हैं। और इन 3 फेजेस के नाम पर ही 3 मेथड्स बने, यानी कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब या तो मैं पूरे साल भर में कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जनरेशन हुआ है बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और बाय ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, मैं इसका एस्टिमेशन कर लूँ। दूसरा तरीका, कितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, क्योंकि जो फैक्टर सर्विसेज लगे होंगे प्रोडक्शन में, उसी के रेस्पेक्ट में तो फैक्टर इनकम आएगी। तो या फिर दूसरा तरीका क्या हुआ, हम उस फैक्टर इनकम का एस्टिमेशन कर लें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का सम अप कर लें, तब भी हमें नेशनल इनकम का कंसेप्ट मिल सकता है। ये भी नहीं तो तीसरा तरीका,
हाउ मच अमाउंट इज स्पेंड ऑन बाइंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर कितना खर्चा हुआ है। जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी इनकम जनरेट हुई, जितनी इनकम जनरेट हुई उतना का उतना खर्चा हुआ, यानी कि होल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड इज स्पेंट, नथिंग इज सेव्ड। सिखाया ये आपको। तो कितना खर्चा हुआ फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर, अगर उसका एस्टिमेशन कर लिया जाए तो एक्सपेंडिचर मेथड बन जाए। तो इस तरह से बच्चों ये 3 मेथड्स बताए जाते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम वाले टॉपिक में। सबसे पहला मेथड प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड में हम प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के थ्रू जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर हुए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू का सम अप करते हैं। अब उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। सिखाया मैंने आपको वैल्यू एडिशन क्या होता है। द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन इज व्हेन वी ऐड सम वैल्यू टू द इंटरमीडिएट गुड्स, टू द रॉ मटेरियल्स टू मेक इट रेडी फॉर द फाइनल यूज। जब हम कुछ वैल्यू एड ऑन करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल्स पर ताकि वह रेडी टू यूज बन सके, फाइनल रेडी टू यूज की कैटेगरी में आ सके, तो जो कुछ भी वैल्यू एडिशन किया जाएगा उसे कहेंगे वैल्यू एडिशन। इस वजह से प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड अप्रोच भी कहा जाता है या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं बेटा इसे। एक एग्जांपल समझिए, जैसे एक बेकर यानी कि जो ब्रेड बनाते हैं या केक्स वगैरह या पेस्ट्री वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो ये सब काम किससे करेंगे? ऑब्वियस व्हीट फ्लोर से करेंगे ये काम, यानी कि आटा या मैदा, उसी से केक या पेस्ट्रीज या ब्रेड वगैरह बनती है। तो सपोज करिए उस बेकर ने एक व्हीट फ्लोर का जो ऑनर है यानी कि जो आटा चक्की का मालिक है उससे 500 रुपये में आटा खरीदा, उसका इस्तेमाल करके केक बनाया या ब्रेड बनाई और उसे मार्केट में 700 रुपये में सेल किया। तो उसने व्हीट फ्लोर में कितना वैल्यू एडिशन जनरेट किया? 200 रुपये का। 500 रुपये में उसने व्हीट फ्लोर खरीदा, यानी कि ये व्हीट फ्लोर क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 700 रुपये में केक को बेचा, ये बनेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि इन दोनों का अगर हम डिडक्शन करते हैं तो कंसेप्ट बनता है वैल्यू एडिशन का। समझ में आया बच्चों? इसी बात को मैं सामने लिख रहा हूँ। वैल्यू एडेड मेथड में क्या फाइंड आउट किया जाता है? वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, चलिए ये बात तो आई आपको समझ में कि वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि जितने में हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं। आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसे बनाने में मार्केट तक सेल करने के लिए ले जाने में जो कुछ भी खर्चा हुआ है दैट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि मेथड्स पर एक न्यूमेरिकल पिक होता है 6 नंबर का, तो मुझे बारीकी से एक एक वर्ड की डिटेल करनी पड़ेगी। यहाँ पर उस डिटेल को कैसे समझेंगे? हमें सपोज करिए 6 नंबर में न्यूमेरिकल दिया गया है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे आईसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पर्टिकुलर्स में देखूंगा कि क्या पर्टिकुलर्स में इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली मेंशन है। अगर पर्टिकुलर्स में एक तरीका क्या हो सकता है कि आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली दिया हुआ हो। अगर ये डायरेक्टली मेंशन है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसके अमाउंट को डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। अगर ये शब्द ना देकर उसने वर्ड लिखा है
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदा गया। तो ये वर्ड भी इसे समझाएगा बेटा, इंटरमीडिएट कंजप्शन को समझाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की जगह पर लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, अगर ना तो इंटरमीडिएट कंजप्शन लिखा गया है ना ही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, वहां पर टर्म लिखी हुई है बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, तो उसे कंप्लीट आईसी यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन कंप्लीट ट्रांजैक्शन बनाने के लिए मुझे उसमें प्लस करना पड़ेगा इंपोर्ट्स। ये ध्यान रखने वाली बात है, वापस से सीखिए। हमें आईसी के लिए पर्टिकुलर्स में देखना पड़ेगा, क्या इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्टली गिवन है, इफ गिवन देन ओके, इफ नॉट गिवन देन व्हाट अदर टर्म इज गिवन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन देन ओके, इफ नॉट गिवन देन व्हाट एल्स, वहां पर होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। तो उसे कंप्लीट आईसी बनाने के लिए, कंप्लीट ट्रांजैक्शन टर्म बनाने के लिए हमें उसमें इंपोर्ट्स को प्लस करना पड़ेगा। ऐसा वर्किंग नोट आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड इफ इंपोर्ट्स आर नॉट गिवन एंड टर्म इज गिवन लाइक दैट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, तो आप इंपोर्ट्स को जीरो मानते हुए वो वर्किंग नोट डालेंगे वहां पर कि IC इक्वल्स टू परचेज ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंपोर्ट्स, हियर इंपोर्ट इज जीरो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट इज दिस अमाउंट, सो IC इज दैट अमाउंट, इसलिए IC का अमाउंट ये होगा। तो ये ट्रीटमेंट होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए। इतनी बात क्लियर बच्चों? अब अगली टर्म को सीखिए। ये अभी तक बात की है हमने आईसी, अब बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ डायरेक्टली गिवन देन नो इशू। अगर पर्टिकुलर्स में वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा सीधा मेंशन है तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है, लेकिन वो नहीं है गिवन, तो फिर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि क्या वहां पर सेल्स दे रखी, क्या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, और अगर दे रखा है तो हमारा काम बन गया। हम कैसे इसको कंप्लीट वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाएंगे? हमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक को फाइंड आउट करना पड़ेगा और इन दोनों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर सेल्स भी डायरेक्टली गिवन नहीं है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर सेल्स अगर डायरेक्टली गिवन है, नो इशू। इफ सेल्स इज नॉट गिवन डायरेक्टली, then what we have to do, what we have to find in the particulars, we have to multiply price per unit into quantity sold। यानी कि सेल्स को पता करने का तरीका क्या है कि एक यूनिट की प्राइस कितनी है, मल्टीप्लाई कितना माल बेचा यानी कि क्वांटिटी सोल्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक चौक 5 रुपए की, 50 चौक बेच दी आपने, तो क्या करेंगे आप? 5 into 50, दैट इज द प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो इस तरह से हम सेल्स वाले कंसेप्ट को जनरेट कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ सेल्स का। दूसरा तरीका या तीसरा तरीका, एक तरीका तो सेल्स डायरेक्टली गिवन, दूसरा तरीका अगर डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो ये होगा। तीसरा तरीका, अगर मान लीजिए सेल्स डायरेक्टली नहीं गिवन होकर वहां पर लिखा हुआ है डोमेस्टिक सेल्स, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सेल्स वर्ड नहीं लिखकर डोमेस्टिक सेल्स लिखा हुआ है,
तो उसे कंप्लीट सेल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस एक्सपोर्ट्स, एक पैटर्न ये, एक पैटर्न ये और तीसरा पैटर्न ये, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। या तो सेल्स डायरेक्टली गिवन हो, नहीं है गिवन तो प्राइस पर यूनिट मल्टीपल क्वांटिटी सोल्ड, ये भी नहीं है गिवन तो फिर डोमेस्टिक सेल्स होगा। और डोमेस्टिक सेल्स को कंप्लीट सेल्स कैसे बनाएंगे, एक्सपोर्ट को प्लस करके, है ना, सेल्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ऐसा घुमा फिरा के कुछ लिख रखा होगा, डोमेस्टिक वर्ड आना चाहिए उसमें। अगर डोमेस्टिक वर्ड नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा भी होगा कि सेल्स भी गिवन है आपको और एक्सपोर्ट भी गिवन है, यानी कि सेल्स वर्ड भी दे रखा है और एक्सपोर्ट वर्ड भी दे रखा है, तो फिर क्या मैं इस एक्सपोर्ट को कंसीडर करूंगा, नहीं, ये सेल्स कंप्लीट टर्म हो गई आपको इस एक्सपोर्ट को तभी प्लस ऑन करना है जब सेल्स कहां से हो, डोमेस्टिक मार्केट से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा जब भी आप वैल्यू एडिशन के कंसेप्ट पर जाओगे। क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसमें एक बात सीखते हैं, ये तो हुआ वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला। अब प्रोडक्शन मेथड में क्या करेंगे हम, हर सेक्टर का वैल्यू एडिशन फाइंड आउट किया जाएगा। जैसे वैल्यू एडिशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर, यही तो तीन सेक्टर्स होते हैं। तो तीनों सेक्टर्स के वैल्यू एडिशन को हम ऐड ऑन करेंगे, प्लस करेंगे। ये जो प्लस का कंसेप्ट है ये लिखा जाता है ग्रॉस से, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहां पर, सम कर रहे हैं, ग्रॉस में कन्वर्ट करो, ग्रॉस यानी कि टोटल, VA टर्म एज इट इज, GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और ये क्या फाइंड आउट किया है आपने, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कौन से कंसेप्ट पर, फैक्टर कॉस्ट पर या मॉनेटरी वैल्यू, हमने मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट की यानी कि मार्केट प्राइस। और GVAMP भी GDPMP होता है, ये कहें या ये कहें, both are similar concepts. Either we say gross value addition at market price or we can say gross domestic product at market price, both are similar. So this is the concept of value addition and how we use it in the product method। इस तरह से हमने वैल्यू एडिशन के कंसेप्ट को किस तरह से वो जनरेट होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट की डिटेल क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन की डिटेल क्या होती है, उसके बाद जब वैल्यू एडिशन आ जाता है तो हम तीनों सेक्टर्स को प्लस ऑन करते हैं, समेशन की वजह से ग्रॉस वर्ड आता है, वैल्यू एडिशन ऐसा कैसा कॉपी हो गया, हमने मॉनेटरी वैल्यू की कैलकुलेशन की इसलिए एमपी आया, और जीपीए ही जीडीपी कहलाता है, यानी कि वीए टर्म रिप्लेस हो गई डीपी से। वैल्यू एडिशन इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज व्हाट, डोमेस्टिक इनकम, यानी कि चाहे डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम हो, हम कंसीडर किसे करते हैं, हमेशा वैल्यू एडिशन को कंसीडर करते हैं, है ना। क्यों करते हैं ऐसा, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको ब्रेड वाला, मैं 500 रुपए की आटे को यानी कि व्हीट फ्लोर को भी कंसीडर करता और ब्रेड की वैल्यू 700 को भी कंसीडर करता, तो चीज तो एक ही है, दो बार उसकी काउंटिंग हो जाती, यानी कि 500 प्लस 700 1200। इसे कहते हैं ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी और नेशनल इनकम। तो ओवर एस्टिमेशन ना हो, एक ही चीज दो बार नहीं गिनी जाए, इसे अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन 700 माइनस 500 200 के अमाउंट को ही एंटर किया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम इसकी स्टेप्स पर मूव फॉरवर्ड करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होंगे। आइए देखते हैं उसे।
आइए बच्चों अब बात करते हैं इसकी स्टेप्स की। तो कौन सा मेथड पढ़ रहे होंगे? प्रोडक्शन मेथड, जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। तो प्रोडक्शन मेथड में एस्टिमेशन किसका किया जाएगा? उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू का एस्टिमेशन किया जाएगा जो कि प्रोडक्शन यूनिट्स ने बनाई हैं। तो स्टेप 1 क्या होंगी कि हमें उन सभी प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि उनकी पहचान करनी पड़ेगी और उन्हें क्लासिफाई भी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन डाउन द स्टेप 1 एज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि वो सभी प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करें और क्लासिफाई करें जो कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। और वो कौन होते हैं? वही 3। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। A, B, C, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड C, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है, दैट इज द बेसिकली द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो सेमी फिनिश्ड से फिनिश्ड की कैटेगरी में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। टर्शियरी जो सर्विसेज सेक्टर होता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, शिपिंग, हॉस्पिटैलिटी, दैट इज द सर्विस सेक्टर। तो सबसे पहली स्टेप में हम उन सभी प्रोडक्शन यूनिट्स की पहचान करेंगे, यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे और उनको क्लासिफाई करेंगे इन 3 कैटेगरीज में। स्टेप 2, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी की कैलकुलेशन की जाएगी। हमें पहुंचना है बच्चों नेशनल इनकम तक, एनएनपीएफसी। कल ही सिखाया आपको नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है एनएनपीएफसी। तो वहां तक जाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है? जीडीपीएमपी। और जीडीपीएमपी यानी कि जीवीएमपी, यानी कि जीडीपीएमपी कहें या जीवीएमपी कहें, वन इज द सेम थिंग। और वो कैसे आता है? अभी सिखाया है आपको। वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब टोटल वैल्यू, तीनों सेक्टर्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखोगे आप, इसलिए आप ग्रॉस वर्ड यूज कर रहे हो। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस आईसी, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसकी डिटेल मैं अभी प्रीवियस आपको दे चुका हूं थोड़ी देर पहले कि ये कैसे जनरेट होते हैं। इसके बाद स्टेप 3, एस्टिमेशन ऑफ डीआई, यानी कि डोमेस्टिक इनकम का एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा। अब डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट याद करिए। व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ डोमेस्टिक इनकम? एनडीपीएफसी। तो जिसे फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट, किससे फाइंड आउट करना है? जो प्रीवियस स्टेप में आ चुका है। प्रीवियस स्टेप में आपने क्या ऑब्टेन किया? जीडीपीएमपी। देन राइट, इसे लिखा जाएगा जीडीपीएमपी, यानी इससे अब डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी। कैसे? रूल इंप्लीमेंट करेंगे बेटा। ग्रॉस है, नेट चाहिए, तो ग्रॉस में से क्या माइनस करें कि वो नेट बन जाए? माइनस डेप्रिसिएशन। डी सेम। आपको सिखाया जब दो कंसेप्ट सिमिलर आते हैं तब रूल नहीं आता है। प्रोडक्ट और कोई रूल नहीं होता है। एफसी, इधर है एमपी, हमें चाहिए एफसी। एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। कौन पे करता है? फर्म्स। फर्म्स क्या पे नहीं करती है? एनआईटी। यानी कि एमपी में से क्या माइनस करें कि वो एफसी बन जाए? माइनस एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। So this is the third step.
इनकम तक हम आ चुके हैं। अब लास्ट स्टेप क्या बची है हमारे लिए? नेशनल इनकम। स्टेप 4, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का एग्रीगेट NNPFC किससे आएगा? इसमें प्रीवियस स्टेप में जो आ चुका है, प्रीवियस स्टेप में क्या आ गया है? NDPFC। तो लिखेंगे NDPFC। नेशनल रूल नहीं लगेगा। नेशनल डोमेस्टिक में क्या प्लस करें कि वो नेशनल बन जाए? प्लस NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, FC। So by this manner, in this manner, we can obtain the national income in the production method or value added method. कुछ और नाम भी होते हैं, आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, एक बार चेक करिएगा। लेकिन सबसे जो कॉमन नाम यूज होते हैं वो ये दो हैं, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं उसमें।